वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आपके पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी के। इसके प्रश्न 5 तक के उत्तर हमने देख लिए हैं। उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न 6 से इसके उत्तर देखेंगे और इसको समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 6। तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? ठीक है। तो जो पालमपुर में जो खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि जो खेती पे काम, खेतों में काम करते हैं, ठीक है, ऐसे श्रमिक, श्रमिक यानी कि मजदूर, ठीक है, जो श्रमिक यानी कि जो मेहनत करते हैं, खेतों में जो श्रम करते हैं, ठीक है, उनको जो मजदूरी मिलती है, मजदूरी यानी कि जब खेतों में काम करते हैं, यदि कोई भी किसी के लिए काम करता है तो उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है उस काम के बदले में, ठीक है, तो उनको उसको मजदूरी बोलते हैं, ठीक है। तो पालमपुर में जो खेतीहर श्रमिक है या जो खेतों में काम करते हैं, उनको जो मजदूरी मिलती है वो न्यूनतम दर मजदूरी से कम क्यों है? अब देखो, न्यूनतम मजदूरी क्या होती है, ठीक है। तो हमने पाठ में देखा था कि जितने भी लोग मजदूरी करते हैं, ठीक है, या कोई भी काम करते हैं, भले ही वो कोई भी काम कर रहे हो, ईंटा गाड़ा का काम कर रहे हो, किसी घर में कोई काम कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट, जो सरकार होती है हमारी, उसने एक प्राइस या पैसे तय किए हैं। क्या तय किए हैं? 115 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। तो सरकार ने ये कीमत तय की है। अगर यदि कोई भी मजदूरी करता है एक दिन के लिए, तो उसे 115 रुपये देना कंपलसरी है, ठीक है। 115 रुपये देना ही पड़ेगा। इससे कम में कोई किसी से काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। तो जो पालमपुर गांव है, वहाँ पर जो न्यूनतम मजदूरी है वो कम है, ठीक है, इससे कम है। जो उनको मजदूरों को पैसा मिलता है वो इससे कम है, 115 रुपये से कम है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो अब इसका उत्तर देखते हैं। पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो पालमपुर गांव है ना, वहाँ पे जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके मजदूरों में काम के लिए प्रतिस्पर्धा है। यानी कि काम जो है उसके लिए प्रतिस्पर्धा है मजदूरों के बीच में। यानी कि काम बहुत कम है, काम कम है लेकिन मजदूर ज़्यादा है, इसलिए प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखो, जैसे कि मान लो कि हमारे पास जैसे कि मान लीजिए मेरा एक खेत है, ठीक है, मेरे खेत में 2 मजदूरों की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे खेत में काम करने वाले कितने मजदूर की ज़रूरत है? 2 मजदूर की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए कितने मजदूर आते हैं? मेरे पास 5 मजदूर आते हैं। तो मैं उनको क्या बोलूँगी, ठीक है, या कोई भी इंसान होगा वो क्या बोलेगा उनको कि जो कम मजदूरी में काम करेगा मैं उसको काम दूंगी, ठीक है। तो इसलिए लोग कम दरों में पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको काम की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर स्पर्धा है, ठीक है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या बेनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों, एक सेकेंड, खेतों में काम, अपने क्षेत्र में 2 मजदूरों से बात कीजिए। एक मिनट, खेतों में काम करने वाले या बेनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी चुने, ठीक है, किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या वे कर्ज में है? तो उन्होंने क्या कहा है, ये आपके लिए काम दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका आंसर भी हम देखेंगे कि कैसा लिखना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आपके क्षेत्र में, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो, ठीक है, वहाँ पर कुछ श्रमिक होंगे, तो उनमें से आपको किसी 2 श्रमिकों से बात करना है, ठीक है। या तो वो खेतों में काम करने वाले श्रमिक होना चाहिए या तो विनिर्माण कार्य, यानी कि कुछ छोटा मोटा काम, बनाने वाला काम, ठीक है, या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले होने चाहिए, या वो कुछ बनाकर बेचते हों, ऐसे मजदूर होना चाहिए। तो आपको उनमें से किसी 2 मजदूरों को चुनना है और उनसे बात करना है। क्या बात करना है? आपको उनसे पूछना है कि उनको कितनी मजदूरी मिलती है, यानी कि कितने रुपए मिलते हैं, या मजदूरी के लिए उनको क्या मिलता है। क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? या तो देखो होता क्या या तो उनको पैसे मिलते होंगे मजदूरी के बदले, या कोई वस्तु रूप में, या फिर जैसे कि कोई खेत में काम करता है तो हो सकता है उसको
एक बोरी गेहूँ दे देते होंगे, ठीक है, इस टाइप से वस्तु रूप में मिलता है। क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या वे कर्ज में है? उनको क्या रोज रोज काम मिल जाता है या फिर वो कर्ज में है, ठीक है, या उनको काम नहीं मिलता है तो अपना घर चलाने के लिए वो पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, ये आपको बात करना है। तो देखते हैं इसका उत्तर यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया है हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी, ठीक है। तो ये जो राइटर है इन्होंने बात की है और आपको भी ऐसे ही उत्तर लिखना है या आप यही उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है उत्तर में, हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी दो खेतीहर मजदूर हैं, ठीक है। इन्होंने अपने क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी नाम के दो खेतीहर मजदूर से बात की, यानी कि खेतीहर यानी कि जो खेतों में मजदूरी करते हैं, ठीक है, जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नकद में मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर समझते हैं हम। तो उन्होंने अपने क्षेत्र के दो मजदूर किस से, रामदयाल और लक्ष्मी से बात की, जो कि खेतीहर मजदूर हैं, जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं, यानी कि कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है उस पर काम करते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं, बिल्डिंग बनाने में मजदूरी करते हैं, ठीक है। उन्हें मजदूरी के रूप में 70 से 80 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 70 से 80 रुपये, जो कि जो न्यूनतम दर है जो सरकार के द्वारा तय की जाती है उससे कम है, ठीक है। यानी कि हाँ, उन्हें मजदूरी नकद में मिलती है, ठीक है। हमको ये पूछ रहा था कि उनको मजदूरी कितनी मिलती है और उन्हें पैसा मिलता है या वस्तु रूप में मिलता है, लेकिन उनको क्या मिलता है, नकद में मिलती है। हमारे इतने उत्तर का आंसर हो गया, ठीक है, इतने प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें। उनमें और फिर इसके आगे क्या दिया, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है। अब इसका उत्तर हम देखेंगे, उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, ठीक है। उनमें से अधिकतर लोगों को नियमित रूप से, ज़्यादातर लोग हैं उनको नियमित रूप से मतलब कि लगातार काम नहीं मिलता, कभी मिल जाता है, किसी दिन काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ठीक है, इस टाइप से काम मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे मजदूर होते हैं वो कम दरों पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। कम दरों यानी कि जो सरकार के द्वारा तय की गई दर है उससे कम दर, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने 115 रुपये तय किया है पर दिन, हर दिन का, कि अगर आपको किसी से मजदूरी करवाना है तो आपको इतने रुपए देना ही पड़ेगा उस मजदूर को, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो ये कम दरों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि फिर आगे, क्या वे कर्ज में हैं, दो आपको उनसे पूछना क्या वो कर्ज में हैं, तो इसका उत्तर क्या है, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है। एक तो उनको कम मजदूरी मिलती है, 70-80 रुपये मिलते हैं दिन का, ठीक है, इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। क्योंकि 70-80 रुपये दिन के में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, तो वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो इसके लिए वो कर्ज लेने जाते हैं, ठीक है। तो वो कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। कम मजदूरी मिलती है तो वो बहुत कठिनाई से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, मतलब कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। यानी कि हमको अगर किसी जमीन के एक ही टुकड़े, जैसे कि ये जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये अगर हमको इसी जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है, उत्पादन यानी कि फसल जो हम पैदा कर रहे हैं उसकी पैदावार को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। और इसके समझाने के लिए हमको उन तरीकों का उदाहरण भी देना है कि अगर हमने इस तरीके का प्रयोग किया था तो उत्पादन बढ़ा था, ठीक है, ऐसा हमको उत्पादन बढ़ाना है, ठीक है, उदाहरण देना है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं, उत्पादन बढ़ाने के तरीके, ठीक है, क्या दिया है, उत्पादन बढ़ाने के तरीके हम देख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। अब बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, जैसे कि एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, एक साल में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली में होता क्या है, भूमि का, जैसे कि यह जमीन का टुकड़ा है या खेत का टुकड़ा है, एक ही टुकड़े या एक ही खेत पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल लगाना,
ठीक है। यानी कि जैसे कि कभी एक ही साल में, जैसे कि ये कौन सा साल चल रहा है, 2020, ठीक है। 2020 में मैं इसी ज़मीन के टुकड़े पे एक मौसम में मैं गेहूँ उगा लूँ, ठीक है, फिर दूसरे में मौसम में मैं चना उगा लूँ, फिर तीसरे मौसम में मक्का उगा लूँ, ठीक है, या गन्ना उगा लूँ या आलू उगा लूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही भूमि इसी खेत पर, ठीक है, एक साल में अलग अलग फसल उगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बहुविधि फसल प्रणाली, ठीक है। तो अब हम, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, आधुनिक कृषि तरीके, ठीक है, या आधुनिक कृषि तकनीक। तो पहले हम देख लेते बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में क्या दिया है, ठीक है। तो बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में दिया है, भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही भूमि के टुकड़े पर, ठीक है, एक ही वर्ष में कई फसल उगाना, मतलब बहुत सारी फसल उगाना, या तो कभी कई फसल यानी कि अलग अलग फसल, ठीक है, बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। तो फिर से बोलिए, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है बहुविधि फसल प्रणाली, भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। अब बहुविधि फसल प्रणाली तो हमने कर लिए, तो इससे क्या क्या फायदा होता है, ठीक है। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है, ठीक है। यानी कि जो भूभाग यानी कि जमीन का जो भाग होता है, उस पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का ये सबसे प्रचलित तरीका है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये तरीका, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं, ठीक है। हमने पालमपुर में देखा है कि पालमपुर के जो ज़्यादातर किसान हैं, ठीक है, अपनी भूमि पे कम से कम 2 फसलें तो उगाते हैं एक साल में, ठीक है। पिछले 15 से 20 वर्षों से कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब 15-20 साल से तीसरी, देखो 2 फसल तो उगाते ही हैं, ठीक है, 2 मुख्य फसलें, गेहूं हो गई और जो उनका ज्वार होता है, चारा वगैरह होता है गाय को खिलाने के लिए, अपने जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है, 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। और तीसरी फसल भी उगाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग तीसरी फसल के रूप में क्या उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही जमीन के टुकड़े में 3 फसल उगा रहे हैं, ठीक है। जब ये तीनों फसलें उगेंगी, इनको वो बेचेंगे बाजार में जाके, तो उनको 3 बार पैसे मिलेगा, ठीक है। साल में वो 3 बार पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। ये हमने पहला तरीका देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या देखा, आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग, ठीक है। पहला तरीका क्या था, एक ही भूमि के टुकड़े पे अलग अलग फसल उगाने का, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए पहला था बहुविध फसल प्रणाली। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग, ठीक है। तो आधुनिक कृषि तरीके का प्रयोग कैसे होता है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि आधुनिक कृषि किसको कहते हैं। आधुनिक कृषि हम उसको कहते हैं जो मॉडर्न, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, यानी कि आज के ज़माने के जो तरीके हमको इस्तेमाल करना है, आज के ज़माने के तरीके, जैसे कि मशीन यूज़ करना है, ट्रैक्टर यूज़ करना है, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, नल, बिजली, ठीक है, H/V बीजों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा पहुंचता है, ये आधुनिक कृषि तरीके होते हैं। जैसे कि यदि आप H/V जो कि लैब में बनते हैं, ये ऐसे बीज होते हैं, ठीक है। ये जो साधारण बीज होते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा पैदावार देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये साधारण बीज है, ठीक है, हमने साधारण बीज बोया, ठीक है, इससे फल निकले, मान लीजिए 2 फल निकले इससे, ठीक है। हमने एक आलू का साधारण बीज बोया, ठीक है, तो उससे हमको एक बीज लगाया, हमको 5 आलू मिले, ठीक है, 5 आलू मिले, ठीक है। और वहीं हमने H/V बीज लगाया, जैसे कि H/V बीज है, ये हमने बोया, इससे पौधा निकला, इससे जो पौधे निकलेंगे वो 10 निकलेंगे, 10 फल निकलेंगे आलू के, ठीक है। तो जो ये साधारण बीज होते हैं, इसकी तुलना में H/V बीज जो होता है वो ज़्यादा उत्पादन देता है, ठीक है। और यदि किसान आधुनिक कृषि तरीकों के अंतर्गत ट्रैक्टर, ठीक है, सिंचाई मशीनों का प्रयोग करते हैं, नलकूप से सिंचाई करते हैं, तो उनको मेहनत भी कम करनी पड़ती है, ठीक है। उनको जो मजदूरों को पैसा देना पड़ता है वो भी कम खर्च होता है, ठीक है। रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है, कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इससे फसल खराब नहीं होती, ठीक है। ट्रैक्टर एवं थ्रेसर का भी प्रयोग किया गया है, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आधुनिक कृषि तरीकों
के प्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हम देखते हैं। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे। कौन 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 से राज्य? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, के किसान। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक तरीकों को अपनाने वाले, ठीक है, भारत के पहले किसान थे। तो ये इन राज्यों के जो किसान थे ना, उन्हें सबसे पहले आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाया। ठीक है, इन क्षेत्रों, यहाँ पे इन लिखा है, ठीक है, इन क्षेत्रों के किसानों ने, तो इन्होंने इन क्षेत्रों के किसानों ने क्या किया? ठीक है, इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, H/B बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ठीक है, ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या? आधुनिक कृषि तरीकों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया। ठीक है, ये भारत के पहले किसान थे, इन राज्यों के किसान, जिन्होंने सबसे पहले आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या किया? इन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, ठीक है, नलकूपों यानी कि जो नल लगे रहते हैं खेतों में, ठीक है, सिंचाई के लिए H/B बीज, रासायनिक खादों का प्रयोग एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ठीक है, ये सारी चीज़ उन्होंने इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया। ठीक है, ट्रैक्टर और थ्रेशर का प्रयोग करने से क्या हुआ? जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। ठीक है, तो ये मशीनों के प्रयोग से ये फसल की जुताई आसान हो गई और कटाई भी आसान हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और इन किसानों को अपने प्रयासों में सफलता भी मिली। ठीक है, और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। ठीक है, तो उससे हुआ क्या? उनको गेहूं की अधिक पैदावार मिली। ठीक है, H/B बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर, ठीक है, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई। अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता था। तो देखो, इन सारी आधुनिक कृषि तरीकों का उपयोग करने से उनके पास फायदा क्या हुआ? ठीक है, उसके अंतर्गत उन्होंने नलकूपों का प्रयोग किया सिंचाई के लिए, H/B बीज का प्रयोग किया, रासायनिक खाद डाले, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग किया, ट्रैक्टर और थ्रेशर का भी प्रयोग किया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। ठीक है, और इनको इन प्रयासों से सफलता मिली। ठीक है, H/B बीजों की सहायता से जो पैदावार कितनी होती थी? 1300 किलोग्राम। ठीक है, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती थी, तो वो बढ़ के कितनी हो गई? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, यानी कि दुगनी हो गई। ठीक है, और अब किसानों के पास अधिशेष गेहूं, ठीक है, बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता है। अधिशेष गेहूं यानी कि बचा हुआ गेहूं। तो होता क्या है, जो किसान लोग अपना गेहूं उगाते हैं तो उसके दो हिस्से कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, एक तो वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रख लेते हैं, ठीक है, कि साल भर में वो लोग इतना गेहूँ खाएंगे। फिर जो बचता है, जो भी अनाज बचता है, बचा हुआ, वो बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, बाजार में ले जाके बेच देते हैं, तो इनसे इनको आमदनी हो जाती है। तो आधुनिक कृषि तकनीक से क्या हुआ? उनकी पैदावार दुगनी हो गई। ठीक है, तो अब वो दुगनी हो गई तो परिवार को जितना गेहूँ लगता था वो हर साल तो उतना ही लगेगा, और जो एक्स्ट्रा गेहूँ बचा, ठीक है, अधिशेष गेहूँ बचा, उसको वो बाजार में बेच देते थे, जिसके कारण उनके पास पैसे भी आने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम हमारा प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हमारा 9वां प्रश्न? 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? कोई किसान है, ठीक है, जिसके पास कितनी भूमि है? 1 हेक्टेयर, उसके पास 1 हेक्टेयर भूमि का वो मालिक है। एक किसान है जो 1 हेक्टेयर भूमि का मालिक है। अब हमको उस 1 हेक्टेयर भूमि में वो क्या क्या करता है उसका हमको ब्यौरा देना है, यानी कि वो जितनी भी चीज़ें उस 1 हेक्टेयर भूमि में करता है उसके बारे में हमें बताना है। 1 हेक्टेयर भूमि से वो क्या क्या करता है। ठीक है, तो इतना तो हमको नहीं पढ़ना है कि भूमि नापने की इकाई कारक होती है, ये जो होता है ये सब नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, हमारा उत्तर यहाँ से चालू होगा और यहाँ तक खत्म होगा। ठीक है, एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जरूर, क्यों समस्याओं को सामना करना पड़ता है? क्योंकि उसके पास सिर्फ कितनी भूमि है? 1 हेक्टेयर, यानी कि बहुत छोटी भूमि है। ठीक है,
एक यानी कि वो छोटा किसान है, उसके पास यदि 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो ठीक है, एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता। ठीक है, छोटी भूमि है तो वो इससे कितनी खेती करेगा। ठीक है, तो वो अपने परिवार और खुद के लिए खाने का, दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद, एक तो उसको अपने भी खेत पे काम करना है। ठीक है, अपने खेत पे काम करने के बाद 35 से 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसका अपने खेत से गुजारा नहीं हो पाएगा, तो उसको अपने खेत पे काम करने के बाद, ठीक है, साथ साथ ही उसको कितना और किसी बड़े किसान के खेत में भी काम करना पड़ता है। ठीक है, यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है तो उसके पास ना इसके लिए जरूरी साधन है, ना बीज, खाद व कीटनाशक खरीदने के पैसे हैं। ठीक है, और फिर वो अपने खेत पर भी काम करता है। ठीक है, कुछ अच्छी सी फसल उगाने के लिए सोचता है तो उसको उगाने के लिए उसके पास जरूरी साधन भी नहीं है, जैसे कि बीज नहीं है, खाद नहीं है, कीटनाशक खरीदने के पैसे नहीं है। ठीक है, एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपजकर या कार्यशील पूंजी नहीं है। ठीक है, कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी वो होती है जो, ठीक है, कार्यशील पूंजी वो होती है जो हमको खेती में लगानी पड़ती है। जैसे कि यदि हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं। ठीक है, उसे हम कार्यशील पूंजी बोलते हैं। ठीक है, और उसके पास कोई कार्यशील पूंजी नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार लेना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना नहीं रहती कि वह कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव के लिए उसकी बड़ी चिंता का कारण रहता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यदि कोई छोटा किसान है, ठीक है, जिसके पास 1 एकड़ भूमि है, तो अब वो 1 एकड़ भूमि में खेती कर रहा है। ठीक है, तो उसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, या जो फसल वो उगाएगा उससे उसको पर्याप्त नहीं होगी उसके लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा वो क्या करेगा, किसी बड़े किसान के पास जाएगा। ठीक है, उसके खेतों में काम करेगा। ठीक है, अगर वो सोचता है कि वो अपने खेत में कुछ खेती का काम शुरू कर दे तो इसके लिए उसके पास ज़रूरी साधन नहीं है। ठीक है, तो उसके पास कोई कार्यशील पूंजी भी नहीं है, यानी कि उसके पास कोई खेतों में मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है। ठीक है, अगर अब उसको इन सारी चीज़ों का प्रबंध करना है अपने खेत में काम करने के लिए, जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशक। ठीक है, इसके लिए पैसे चाहिए, तो उसके पास पैसे तो है नहीं। अब वो क्या करेगा, पैसे लेने के लिए या तो किसी बड़े किसान के पास जाएगा या फिर किसी व्यापारी या साहूकार के पास में जाएगा। तो साहूकार तो उसको पैसे तो देगा, लेकिन उस पैसों पर जो ब्याज की दरें जो लगाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। ठीक है, तो ऊंची ब्याज दर रहेगी। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना नहीं रहती कि वो, ठीक है, इस बात की संभावना रहती कि वो कर्ज में डूब जाए, जो कि सदा के लिए उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। ठीक है, इतनी मेहनत उसने कर लिया, अब उसने देखो उससे ब्याज भी ले लिया। ठीक है, साहूकार से। यदि मान लीजिए कि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई या उसका उत्पादन कम हुआ तो वो कर्ज के पैसे तो दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके कारण वो कर्ज में डूब जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। ठीक है, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। ठीक है, अभी आप इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा, ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा छोटे किसान के बारे में, जिसके पास कितनी भूमि है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक ऐसे किसान के बारे में देखा जिसके पास 1 हेक्टेयर की भूमि है। अब हम मझोले और बड़े किसान, यानी कि जो थोड़े बड़े किसान हैं और जिनके पास थोड़ी ज़्यादा भूमि है, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे और ये देखेंगे कि वो कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। पूंजी यानी कि पैसा, ये जो भी संपत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, और वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अब हम इसका उत्तर देखते हैं। आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने देखा था आधुनिक कृषि तरीके, तो उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं HYB बीज। ठीक है, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रैक्टर यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, थ्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रेसर जो भी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए पूंजी चाहिए या पैसा चाहिए या धन चाहिए। ठीक है,
मझोले एवं बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है। ठीक है, या वो मझोले और बड़े किसान हैं, उनके पास खेती ज़्यादा है तो उनकी फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको वो बाज़ार में ले जाके बेचते हैं तो उससे पैसे आते हैं, तो उनकी बचत हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बचत होती है उनके पैसों की, तो इस बचत का वो क्या करते हैं, जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। पूंजी यानी कि क्या होता है, पूंजी यानी कि धन भी होता है, पूंजी का मतलब ट्रैक्टर भी होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो जिसको हम संपत्ति बोलते हैं। जमीन भी एक पूंजी में आ जाएगी। यदि आपके पास सोना है, ठीक है, वो भी एक पूंजी है। यदि आपके पास पैसे हैं तो वो भी एक पूंजी है। पूंजी यानी कि हर वो चीज़ जिसकी कोई कीमत होती है, ठीक है, जिसका कोई मूल्य होता है, तो इससे वो जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर खरीद लिया उन्होंने, फ्रेशर खरीद लिया, ठीक है, नलकूप लगवा लिए। ठीक है, और दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, तो और उन्होंने ये भी पूछा कि छोटे किसानों से जो बड़े किसान हैं वो कैसे भिन्न हैं, ठीक है, कैसे अलग हैं। तो वहीं हमने देखा कि जो बड़े किसान होते हैं उनकी बचत हो जाती है। ठीक है, तो वो पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, और वहीं जो छोटे किसान होते हैं उनको पूंजी का प्रबंध नहीं हो पाता उनके पास, तो उसके लिए उनको पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर पर प्रायः अधिक होती है। और जो इस प्रकार के जो ऋण होते हैं, ठीक है, ऋण यानी कि कर्ज होते हैं। यदि आप बैंक से कर्ज लेते हो, ठीक है, इस प्रकार के ऋण से क्या मतलब है, यदि आप बैंक से कर्ज लेते हो तो उस कर्ज पे जो ब्याज दर लगती है ना वो फिक्स होती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन यदि आप किसी से जाके लोन लेते हो या किसी से उधार लेते हो, ठीक है, जो कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो ब्याज दर होती है वो ज़्यादातर अधिक होती है। ठीक है, इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि उनको इस ऋण को वापस करना है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, मतलब उनका उत्पादन कम होता है, कम भूमि में फसल लगाते हैं, तो उनको बड़े और छोटे जो मझोले किसान होते हैं उनसे ज़्यादा अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, सविता को किन बात पर तेजपाल से ऋण मिला। ठीक है, क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। ठीक है, हमको ये बताना है कि इस पाठ में जो सविता थी, ठीक है, सविता एक ऐसी किसान थी जिसके पास जो मजदूरी करती थी, जिसकी बहुत छोटी खेती थी। ठीक है, तो उसको तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान या साहूकार रहता है इस पाठ में। तो तेजपाल सिंह ने सविता को ऋण क्यों दिया। ठीक है, सविता ने ऐसा क्या बोला तेजपाल सिंह को, ऐसी क्या उनके बीच में डील हुई, या ठीक है, जो भी एग्रीमेंट या डील हुई उसने मतलब ऐसा क्या था उसमें जो कि उसको ऋण मिला उससे, तेजपाल सिंह से। क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। और फिर ये पूछ रहे हैं, यदि सविता उस तेजपाल सिंह से ऋण ना लेकर बैंक से ऋण लेती, ठीक है, यानी कि बैंक से कर्ज लेती, और बैंक से जो कर्ज मिलता उसकी जो ब्याज दर होती, ठीक है, वो कम होती, तो क्या सविता की स्थिति अलग होती। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया। ठीक है, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। ठीक है, यानी कि देखो उसको 4 महीने में उसको अपना कर्ज वापस करना था सविता को। ठीक है, वो भी कितने प्रतिशत के ब्याज दर पर, 24%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 24% यानी कि जैसे कि अगर आप किसी से 100 रुपये उधार लेते हो, ठीक है, और ठीक है 4 महीने के अंदर आपको 100 रुपये तो वापस करना पड़ेगा। ठीक है, और इस 100 रुपये के साथ साथ आपको 24% की दर पर, ठीक है, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो 100 रुपये का 24% कितना होगा, 24 रुपये। ठीक है, प्लस 24, यानी कि आपको 124 रुपये उसको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। ठीक है, तो हम आगे और देखते हैं। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत होती है, और साथ ही उसको सिर्फ
24% ब्याज दर और 4 महीने के अंदर वापस नहीं करना है, साथ साथ उसको 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके खेतों में काम भी करना है, तेजपाल सिंह के खेतों में। ठीक है, तो देखो कितनी कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं। ठीक है, देखो एक तो उसको 4 महीनों के अंदर अपना कर्ज वापस करना है, साथ में उसको 24% के साथ वापस करना है। ठीक है, और साथ ही में जो तेजपाल सिंह है, ठीक है, उसके खेतों पे काम भी करना है। कितने रुपए? 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, तो तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। ठीक है, बैंक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय इससे अच्छी ही होती। ठीक है, अगर वो बैंक से ऋण ले पाती तो उसकी हालत बहुत आम बात है, इससे अच्छी होती। एक तो उसको खेतों में काम नहीं करना पड़ता और ये ब्याज दर भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए। पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीके में हुए परिवर्तनों का एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक। ठीक है, ये आपके ऊपर है। वैकल्पिक यानी कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यानी कि हमें अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात करना है। ठीक है, और यानी कि और उनसे पूछना कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, क्या क्या बदलाव आए हैं, और उसके ऊपर हमको रिपोर्ट लिखना है। पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में, तो हम इसका उत्तर देखते हैं। पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीके में हुए परिवर्तन से मुझे पता चला है कि 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, हमने पुराने निवासियों से बात की, फिर हमको पता चला कि पिछले 30 वर्षों में पहले जो सिंचाई के जो और उत्पादन के जो तरीके हुए हैं आज तक, उनमें परिवर्तन आया है। ठीक है, तो 30 वर्ष पहले खेती पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, खेती के पुराने तरीके ही प्रयोग किए जाते थे। किसान अपने खेतों को बैलों की सहायता से जोतते थे। ठीक है, ट्रैक्टर तो था नहीं, तो किससे जोतते थे? बैलों की सहायता से जोतते थे। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, बिजली नहीं थी ज़्यादातर, तो सिंचाई की ज़्यादा सुविधा नहीं थी। ठीक है, वे मानसूनों की बरसातों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, सिंचाई करने के लिए हमको पानी चाहिए रहता, तो पहले तो नल वगैरह लगे नहीं थे, तो किससे? मानसून पे निर्भर रहते थे, जो कि बहुत अनियमित होती थी। अनियमित यानी कि इसका कोई टाइम नहीं होता था, कभी भी पानी गिर जाता था। ठीक है, अभी भी ऐसे ही होता है, मानसून का कोई हमको पता नहीं होता कि बारिश कब होगी। ठीक है, रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। रहट क्या होता है? रहट को पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कुएं से पानी निकालने के लिए पहले मोटर तो थी नहीं, किसी ने मोटर डाले, पाइप डाले और नल लगाया और सिंचाई कर ली खेतों में। ठीक है, तो रहट का प्रयोग किया जाता था। किंतु तकनीक में प्रगति के साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए। ठीक है, और H/V बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे हैं। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसने जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया है। तो लेकिन क्या हुआ, पहले तो हमको मेहनत करना पड़ रहा था। पहले हम बैलों की मदद से खेत जोत रहे थे। ठीक है, सिंचाई के लिए मानसून की बरसातों पर निर्भर थे। ठीक है, कुएं से पानी निकालने के लिए रहट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन साथ ही में जैसे आधुनिक तकनीक आई, ठीक है, प्रगति हुई हमारे देश की, तो किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए। ठीक है, तो अब उनको बरसात पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, और H/V बीज का प्रयोग करने लगे, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे। ठीक है, यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न का उत्तर। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, बस 2 ही प्रश्न बचे हैं आपके। प्रश्न नंबर 13 क्या है? आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से ऐसे गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं। ठीक है, गैर कृषि यानी कि ऐसे उत्पादन कार्य जो कृषि के खेतों से नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
जो गैर कृषि है, कृषि के अलावा यानी खेती के अलावा और कौन कौन से उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी आपको एक छोटी सूची, संक्षिप्त यानी कि छोटी सूची बनाना है। ठीक है, तो क्या क्या उत्पादन कार्य हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में? तो पहला है डेयरी, डेयरी बी निर्माण, दूसरा है बी निर्माण। डेयरी यानी कि जो दूध के जो प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, दूध से जो भी चीज़ें बनती है वो, एक तो वो काम होता है। ठीक है, बी निर्माण छोटा मोटा, जैसे कि छोटा मोटा निर्माण कार्य, जैसे कि लड्डू बना के बेच देते हैं लोग, ठीक है, फूटे या चने या जो पॉपकॉर्न रहते हैं वो फोड़ के बेच देते हैं लोग। ठीक है, दुकानदारी होता है। परिवहन, परिवहन यानी कि यातायात, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाना, बस चलाना, ठीक है, ट्रैक्टर चलाना। मुर्गी पालन, मुर्गी को पालना। दर्जी, दर्जी यानी कि टेलर, ठीक है। बढ़ई, बढ़ई यानी कि जो कारपेंटर का काम करता है, ठीक है। आदि गैर कृषि उत्पादन कार्य हमारे क्षेत्र में किए जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारा प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 है गांवों, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं हम हमारे। गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो हमने देखा, हम इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जो गांव हैं वहाँ पे हमको गैर कृषि कार्य है वो और बढ़ाना है। ठीक है, हमको गैर कृषि कार्य जो कम होता है उसको और बढ़ाना है, यानी कृषि के अलावा और भी बहुत सारे काम, जैसे कि डेयरी हो गया, बी निर्माण कार्य हो गया, दुकानदारी। अगर यदि हमको इन सारे कार्यों को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं इन सारे कार्यों को। ठीक है, तो वही हमको देखना है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर है, जिनमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो भारत के ज़्यादातर जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे जो 75% लोग जो हैं, जैसे कि मान लीजिए एक गांव है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें से जो 75% लोग हैं, यानी कि जो इतने लोग हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, जिनमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल है। किसान यानी कि जिसके पास खुद का अपना खेत है, और खेतीहर मजदूर यानी कि जो दूसरों के खेत में जाके खेती करते हैं। ठीक है, तो ये सब लोग दोनों किस पे निर्भर है? खेती पर। ठीक है, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। ठीक है, आपने अभी इस पाठ में देखा कि मजदूरों की जो दशा है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और जो छोटे किसान हैं उनकी भी दशा, आर्थिक दशा है वो शोचनीय है। ठीक है, उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जबकि भूमि स्थिर है, और उनकी जनसंख्या दिन पर प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि कोई किसान है, ठीक है, उसके पास कितनी 2 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, उसके अब 2 बच्चे हुए। ठीक है, अब उसके 2 बेटे हुए, तो दोनों को 1-1 एकड़ ज़मीन देना पड़ेगा। ठीक है, तो संख्या बढ़ रही है और खेती कम हो रही है, और ये इस किसान के पास यदि 2 भूमि है तो 2 भूमि ही रहेगी। खेती स्थिर होती है, भूमि स्थिर होती है, यानी कि उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही रहती है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यदि हमको गांव के लोगों की इनकम, ठीक है, उनकी आय बढ़ानी है, तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि वो खेती के अलावा भी और कोई काम करें। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए मजदूरों को, ज़्यादा मजदूरों को काम नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, खेत कम है, काम कम है, और लोग ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए उनको ज़्यादा काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, इसलिए हमको गैर कृषि कार्य, यानी कि जो खेती के अलावा भी जो अन्य कार्य हैं उनमें हमको उनको बढ़ाना, वृद्धि करना यानी कि उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनके काम मिल सके। ठीक है, ताकि जो कुछ खेत में जो काम कर रहे हैं मजदूर हैं उनको दूसरे काम मिल सके। ठीक है, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षिक कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, कौन कौन से काम मिल सके? जो मजदूर हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनको खेती के अलावा कौन कौन से कार्य मिल सके? जैसे कि डेयरी के कार्य मिल जाए उनको, विनिर्माण कार्य मिल जाए, वो दुकानदारी कर सके, परिवहन यानी कि ट्रैक्टर चला सके, यातायात की कार्य कर सके, मुर्गी पाल सके, दर्जी यानी टेलर का काम कर सके, या पढ़ाने का कार्य कर सके, और गैर कृषि क्रियाएं कर सके। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और जो किसान है वो भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता और वे बेरोजगार हो, कब कर सकते हैं? जब उनके पास खेतों में काम नहीं है।
ठीक है, और उनके पास पैसा नहीं है, तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके पास पैसा आएगा, तो इससे क्या होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, ये उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो हमने आज पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के किसी भी पार्ट में या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, प्रश्नों के उत्तर में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस डाउट का समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।